ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब भी मोदी जी से पूछा जाता है कि देश में एससी, ओबीसी या पिछड़े जाति कितने लोग हैं, तो कहते हैं हमें मालूम नहीं। तो जब उन्हें मालूम ही नहीं, तो वो उनके हित में एक सही फैसला किस तरीके से लेंगे? जाहिर बात है, इसीलिए तो कहा जाता है एनडीए को नो डाटा अवेलेबल। एनडीए की फुल फॉर्म है नो डाटा अवेलेबल। आप उनसे पूछो किसानों की कितने किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, वो कहेंगे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। आप उनसे पूछो बॉर्डर पे कितने शहीद हो गए, उनके पास कोई अवेलेबल नहीं है। आप पूछो महंगाई कितनी हो गई है, उनके पास डाटा अवेलेबल वो कभी जारी नहीं करते। आप पूछो कि बॉर्डर पे कितने किसान शहीद हो गए, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता। उनका तो सीधा होता है कोई आया नहीं कोई घुसा नहीं, पहला उनका जानकारी यही होती है। तो उनके पास डाटा होता ही नहीं किसी भी चीज़ का, और होने के बावजूद तो देना नहीं चाहते। और जो डाटा देते हैं वो हमेशा गलत सलत देते हैं। जैसे भी पीछे लोकसभा में आपने देखा होगा कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हमने 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दे दिए। डाटा उन्होंने दिया, अगले दिन ही जब मोदी जी पहुंचे भाषण देने, तो अगले दिन उन्होंने उस 3 करोड़ को एक ही दिन के अंदर 4 करोड़ कर दिया। कितना जबरदस्त विकास करा उन्होंने, एक ही दिन के अंदर 1 करोड़ मकान बना के लोगों को दे दिए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। और किसी चीज़ का उनके पास कोई डाटा नहीं होता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मोदी जी जो है ना डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं। मोदी जी की याददाश्त बहुत कमजोर पड़ चुकी है, और वो हर चीज़ करते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं। तो अब वो देश को बख्श दें, राजपाट का अपना त्याग दें, संन्यास लें, मंदिरों में जाएं, जितने मर्जी मंदिरों का उद्घाटन करें, लेकिन देश को बख्श दें बस। ये भी आरोप लगाया जा रहा है मोदी जी पे कि जनता का जो पैसा है मोदी जी अपने मित्रों के जेब में भर रहे हैं और युवाओं को सिर्फ बेरोजगार की बीमारी। हाँ बिल्कुल जाहिर बात है। मैंने अभी बताया कि पिछले 9.5 साल में, अब लगभग 10 साल हो जाएंगे इस सरकार को, 23.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ करा है। और वो उद्योगपति ऐसे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा दे सकते थे, किसी गरीब आदमी का पैसा माफ नहीं करा उन्होंने। किसान आज भी अपनी ऋण माफी के लिए सड़कों पर फिर से दोबारा से हैं। और उसके बाद आप बेरोजगारी का आलम देखो तो अभी यूपी में वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, 60,000 पोस्ट थी, और फॉर्म कितने लोगों के गए? 50 लाख। पूरा का पूरा यूपी उमड़ा पड़ा था। यानी 1000 में मात्र एक बंदे को नौकरी मिलेगी। दावे बड़े बड़े ठोके जाते हैं, अरे नौकरी बहुत है, करने वाले चाहिए। आपने 6000 वैकेंसी मात्र निकाली और 60 लाख लोग पेपर देने पहुंच गए। आप रेशो तो देखो कहाँ जा रहा है। फिर आप कहते हो कि बेरोजगारी नहीं है। आज की डेट में हकीकत में सरकार का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, 18 से 35 साल का 47% युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। और लेकिन बेरोजगार का मतलब ये है कि जो उसे रोजगार मिलना चाहिए उसके हिसाब से वो उसे रोजगार नहीं मिल रहा। अगर किसी की काबिलियत कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने की है, तो मात्र एक बेलदार बन के मिस्त्री बन के काम चला रहा है। हकीकत ये है आज की डेट में। ये भी बोला जा रहा है कि जब भी देश के जनता के विकास के बारे में बात होती है तो सवाल उठने लगते हैं, बजट याद आ जाता है। लेकिन जब उद्योगपति के कर्ज माफ करना रहता है या उनका टैक्स कम करना रहता है, तब चुप रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अभी पिछले मैं टैक्स पेयर की एक लिस्ट निकाल रहा था। पहले जो टॉप 10 टैक्स पेयर हैं सारे उद्योगपति, उनमें अंबानी और अडानी का कहीं भी नाम नहीं है। सबसे ऊपर टाटा है, टीसीएस कंपनी है, उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। उसके बाद दूसरी है टीसीआई है, उसके बाद ये विप्रो है। और ये सारी कंपनियां, तमाम कंपनियों में 10 कंपनियों में टॉप 10 में इनका कहीं से अडानी और अंबानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लोन भी इन्हीं के माफ करे जाते हैं, सबसे ज्यादा ठेके अडानी को दिए जाते हैं। लेकिन टैक्स पेयर के नाम पे नहीं है। टैक्स का जब देने का टाइम आता है उनके माफ कर दिए जाते हैं, लोन राइट ऑफ कर दिए जाते हैं उनके। सुभाष चंद्र है, जी न्यूज का मालिक है, पीछे अभी उनके करीब 6000 करोड़ रुपए उनका लोन माफ कर दिया गया। क्या वो कमाई नहीं कर रहा? क्या उसके ऊपर कुर्की नहीं हो सकती? एक किसान अगर या कोई भी है, वो अगर मात्र एक ट्रैक्टर लेने के लिए अपना 2-4 लाख रुपए का कर्ज लेता है और वो चुका नहीं पाता, रिकवरी वाले फौरन उसके घर पहुंच जाते हैं, उसका ट्रैक्टर भी उखाड़ लाएंगे, उसके बैल भी खोल लाएंगे, उसके घर में और कुर्की के सारे वारंट चस्पा हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए क्या होता है? इनके फौरन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, माफ करा। राफेल का मुद्दा काफी साल पहले उठा था, 2-3 साल पहले। राफेल का दिया किसको ठेका? अनिल अंबानी को, जो ऑलरेडी दिवालिया कंपनी है। उसको दसॉल्ट एविएशन बना के उसकी कंपनी, जिसका सिर्फ एक मात्र बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वो ऑलरेडी डिफॉल्टर था, लेकिन ठेका उसको दे दिया। उसके लोन माफ कर दिए गए इस एवज में कि आप अपनी कंपनी खड़ी करो, आपके 5000 करोड़ के लोन हम माफ कर दें, लेकिन आप दसॉल्ट एविएशन जो है ये तैयार करो। राफेल के उसके बारे में कि उसकी जो सर्विसिंग होती है बाद में उसके लिए। तो ये हालत है। उद्योगपति की तो सरकार है, इसीलिए तो कहते हैं सूट बूट की सरकार है। राहुल जी गलत क्या कहते हैं? सूट बूट की सरकार है, अपने उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनता की सरकार है ही नहीं है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि किसान और मजदूरों के दुश्मन है मोदी जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप देख लिए, किसान अभी तक पहले 3 साल पहले उनसे वादा करा था, 1 साल तक वो लगातार बॉर्डर पे बैठे रहे। लास्ट एंड फाइनल जब उन्होंने दिखा कि चुनावी हार मेरी निश्चित है, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये किसान के जो काले कानून है इनको मैं वापस लेता हूँ। काले तो उन्होंने कहा ही नहीं था, खैर सिर्फ ये कहा था मैं किसान कानून वापस लेता हूँ, और जैसे भी है इनके लिए उन्नति के लिए मैं बात करूँ। आज उसी बात को 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। रही बात मजदूरों की, मजदूरों के लिए कभी उन्होंने कहा था कि मनरेगा क्या है? गड्ढा खोदने की तो योजना है। उसी मनरेगा में इन्होंने रोजगार दिया, और उसी मनरेगा में उन्होंने दिहाड़ी भी खत्म कर दी है, और कई राज्यों में मनरेगा अब लागू भी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसानों के और मजदूरों के तो नुकसानदेह ही हैं। जी जी, ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से दलित, युवाओं और आदिवासी लोगों का अन्याय हो रहा है इस देश में, वो पूरे तरीके से देश को खोखला कर रहा है अंदर से। जाहिर बात है, जड़ें यही हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ये हमारे देश की जड़ है।
सीधी सी बात है, इनका लोगों का जो हमारे देश के जो विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। और रही बात आदिवासियों की, तो सबसे बड़ी आदिवासी का उदाहरण हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है। नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उन्हें नहीं बुलाया। राम मंदिर के शिलान्यास हुआ, उसमें नहीं बुलाया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत जब लाइन की लानत बनानत हुई थी, तब जाके उनको एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आई थी। वो पता चल जाता है कि कितनी आदिवासी हितैषी है। विरोधी है सरकार जी, दलित विरोधी चेहरा इसी से पता चलता है। सबसे पहले तो इन्होंने संविधान हटाने की कोशिश की, नहीं हटा, दलित खड़े हो गए पूरे देश में। 2 अप्रैल 2018 को पूरा भारत बंद हुआ। उसके बाद इन्होंने, जहां से दलित को उठने का ज्ञान मिलता है, देश की दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU, उसकी फीस जो 70,000 थी, उस पे 2-2.5 लाख रुपया उस फीस को कर दिया। संविधान नहीं हटाया, दलितों के दरवाजे बंद कर लिए ऊपर उठने वाले। ये दलित विरोधी सरकार है। जो मोशन बता दिया कि महोदय राष्ट्रपति को एक बस रबर स्टैंप के तौर पे यूज कर रहे हैं ये सरकार। इसको जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसको उसके मुताबिक उसको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है ये मोदी सरकार द्वारा। हाँ। अब जिस तरीके से युवा भी सामने आ रहा है बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है किन मुद्दों पे 2024 के चुनाव पे वोट पड़ना? देखिए, जो नेहरू इन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 इन्होंने मुद्दे उठाए हैं: युवा, किसान, नारी, श्रमिक और भागीदारी। ये पांचों के पांचों हमारे स्तंभ में आज की डेट में। इन पांचों मुद्दों पे ही वोट पड़ेंगे। युवा जरूर जागेगा, उम्मीद पूरी है, हर हालत में जागेगा। नारियां सशक्तिकरण के लिए अपने जागेंगी। किसान जो है वो तो ऑलरेडी जागे गए हैं। और बाकी बचे कुछ ही जो भी है, हर हालत में इस मुद्दों पे वोट होना चाहिए। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, न्याय पे। अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी उन्होंने CGI ने बोला था कि मणिपुर की घटना पे आप संज्ञान नहीं लेते। मणिपुर को संदेश खाली इन्होंने ऊपर उठाने का शुरू कर दिया कि संदेश खाली की घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन उन्होंने उसको उससे कंपैरिजन करना शुरू करते, तो ये अन्याय ही तो है। इस अन्याय को तो दूर करना है हमें। सीधी सी बात है, न्याय का शासन होना चाहिए। जी।